वेलकम यू ऑल। और आज हम लेके आए हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का ये सेकंड पार्ट का वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कंसेप्ट्स। तो देखिए, इसके ऊपर ये एक मेजर टॉपिक है और इसके ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो कि कई बार थ्योरेटिकल बेसिस पे भी होते हैं और न्यूमेरिकल लेवल पे भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी का जो ओरिजिन है वो कैसा है। तो उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए मास डिफेक्ट के बारे में। तो देखिए, एग्जाम्पल से कोट करेंगे कि मान लीजिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई आप देखते हैं, जहाँ पे उसका एटॉमिक मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। यानी कि अगर हम देखें तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन। अब देखिए, अगर इंडिविजुअली जब ये 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन अलग लोकेशन पे हैं, यानी अभी एक न्यूक्लियाई फॉर्म नहीं किया है, उस वक्त पे इनका लिया गया मास लगभग 16.127 एटॉमिक मास यूनिट आता है। अब देखिए, मास ये कुछ वैसे तराजू से नहीं तोला जाता। देयर इज ए डिफरेंट फेनोमेना और डिफरेंट तरीका होता है जिसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटरी, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उस जिससे हम इसे मेजरमेंट करते हैं। तो डिस्पाइट उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना बताते हुए हम सिंपल एक लॉजिक बताते हैं आपको कि मास जब इंडिविजुअली अलग अलग मेजर किया, अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअली में है क्या, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी न्यूक्लियस जिससे बना हुआ होता है। तो इसका मास इतना आया। फिर हमने चेक करा उसी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कि अगर ये न्यू कंपाउंड या ये कह लीजिए न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया, तब इसका मास क्या होगा। तो देखा गया वो ऑब्जर्व्ड मास था 15.994। अब देखिए ध्यान से कि ये वाला मास और इस वाले मास में कुछ फर्क है। इसी जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी आती है, यानी डायरेक्ट बताई जाती है कि व्हाट इज मास डिफेक्ट। तो पूछा जाता है मास डिफेक्ट के बारे में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, मास डिफेक्ट है, इट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई का मास है, जैसे यहाँ पे आ रहा था ये 15.994, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया एक वर्बल भाषा में, यानी अगर डेफिनेशन आती है तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी मैथमेटिक लेवल पे भी आपको ये लिखना आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा एम। अभी हमने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको अलग से लिखा था और फिर उसके साथ माइनस कर दिया था मास ऑफ न्यूक्लियाई। यानी देखिए, अगर प्रोटॉन की बात करूं तो उनकी जो वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं, वो जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर भी से बोलते हैं, इनटू एमपी। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक मास नंबर में से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा दूं तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा जेड माइनस, जेड नहीं ए होता है आपका मास नंबर जिसमें दोनों होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब मेरे पास बचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट का मास। यानी यहाँ पे मैं बात करूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एम एन के साथ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास। देन इसमें से अगर हम मास कर दें न्यूक्लियाई का मास, तो उसको कैपिटल एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आया कि ये मास गया कहाँ, यानी आप इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में, कुछ चीज़ें अलग पड़ी हुई थी तो उनका मास कुछ ज़्यादा था, जब उनको कंबाइंड करके एक स्ट्रक्चर बनाया तो मास कम हो गया। अब ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है। तो यहाँ पे काम आया आइंस्टाइन का वो फेमस रिलेशन जिसे हम बहुत पहले से कई बार बचपन में भी सुना है, E = mc²। एक्चुअली में ये रिलेशन आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, बट उसका एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिला कि ये जो मास है ये ऊर्जा में यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उस एनर्जी को ही नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। जब पेपर में सवाल आए कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी या डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो जो एनर्जी इसी मिसिंग मास, जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी इससे बनी हुई होती है, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी ये 16.127 एटॉमिक मास से ये कम हो गया मास, इस मास के रिप्रेजेंटेशन में यानी कन्वर्जन में जो एनर्जी गई उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बट वो एनर्जी निकलेगी कैसे, देखिए अभी आपको बताया E = mc²। अब देखो जरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं मास लेता हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट।
अब मैं इसमें E इज इक्वल टू अगर mc² लगाऊंगा फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए, तो m की जगह पे मैंने 1 एटॉमिक मास यूनिट डाला, जो कि कितनी होती है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और c² हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, तो ये 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। अब देखिए ये इसके बाद ये आएगी एनर्जी जूल में, ठीक है। आपको कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो यहाँ पे इसे डिवाइड करा जाएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये यहाँ पे मैंने साइड में आपको करके दिखा रखा है। अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता है, डायरेक्ट एंड रिजल्ट आपसे पूछा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग इस एनर्जी की वैल्यू आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में आती है, प्लस ये वैल्यू डेविएट करती है, कभी कभी 930 यानी 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी 932 भी दी जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप इसी वैल्यू को इस्तेमाल करें, और अगर गिवन है तो फिर जो वैल्यू जो क्वेश्चन में है उसी को इस्तेमाल करें। इसके बाद जो एनर्जी इक्विवेलेंट आपको पता चल गया आज से कि अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने क्वेश्चन में जो एग्जाम था उस पर आया था, यहाँ मास डिफेक्ट आया था 0.13691। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपसे कोई बोलेगा कि इसमें कितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो सीधी सी बात है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 की, अल्टीमेटली वो रिजल्ट जैसे इस केस में आया 127.530। जस्ट एन एग्जाम्पल, आगे देखेंगे क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस इटसेल्फ, एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हो गई कि जो उस मिसिंग मास के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब देखिए बोर्ड में ये डेफिनेशंस आती हैं मास डिफेक्ट की और बाइंडिंग एनर्जी की, आपके सामने लिखी है। ये दोनों डेफिनेशन आंसर स्कीम या कह लीजिए मार्किंग स्कीम से है। पहली डेफिनेशन, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मिसिंग मास इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैं इसे प्रीफर नहीं करूंगा, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। जो अच्छी डेफिनेशन या अल्टीमेट डेफिनेशन है वो यही है कि द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, E इज इक्वल टू डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट है, और c²। ये डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस अपनी सारी बात कह देती है कि बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से, उसका कारण क्या था। देन एक रिलेशन आप देखो, कई बार अभी आप पढ़ के आए कि 931.5 होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 U इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय c² क्यों लिखा है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, सिंपल, आप जानते हैं E इज इक्वल टू mc²। अब देखिए mc² लिखा है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि m क्या हो जाएगा, E/c², ठीक है। अगर m 1 U है तो अभी आपने पढ़ा उसकी एनर्जी कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नीचे c² रहेगा, तो अगर 1 U से ऐसे पूछते हैं तो ये इस तरीके से रिलेशन रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं पर भी आपको यूज करना है कि इतने एटॉम, इतना मास आया, मास डिफेक्ट, इससे एनर्जी कन्वर्ट करना है, तो आप इतना ध्यान रखिए, सिर्फ 931.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये कर्व, ये पहले के जो पेपर थे सीबीएसई के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व। अभी तक आप बात कर रहे थे पूरे न्यूक्लियस की, जो मिसिंग मास से एक एनर्जी बन गई, उसका बाइंडिंग एनर्जी था। लेकिन इस बाइंडिंग एनर्जी एक मतलब एक लॉजिकल क्वांटिटी नहीं है। अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर बहुत अलग अलग अमाउंट में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो हम पर न्यूक्लियॉन में क्या शेयर है बाइंडिंग एनर्जी का, ये कुछ ऐसा ही है कि मार्केट में आप जा रहे हैं, आप बहुत सारी क्वांटिटी का प्राइस नहीं पूछते, आप एक यूनिट प्राइस पूछते हैं, जैसे 1 किलो का, 1 दर्जन का, ताकि कितने भी अमाउंट में अगर आपको चीज़ें लेनी हो वो आसान हो जाता है। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी एक कंपोजिट है, पूरे न्यूक्लियाई के लिए है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के अंदर ईच एंड इंडिविजुअल जितना भी पार्ट न्यूक्लियॉन्स हैं उनके हिसाब से एनर्जी को डिफाइन किया गया है। यानी जस्ट बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहीं पर है कि ये एक अच्छी क्वांटिटी है मेजरमेंट की, जैसे उतना ही अच्छा पाना है जैसे आप मार्केट में जाके यूनिट प्राइस लेते हो, ताकि आपको अगर 1 किलो का दाम पता चल गया तो आधी किलो या 1 पाव सामान लेने में आसान हो जाता है। सेम ऐसा ही है यहाँ पे। अब देखो ये कर्व देखने में ऐसा ही एनसीईआरटी में है, और इस कर्व को मेमोराइज करना है आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कर्व में क्या देखने को मिलता है, पूरा पैटर्न याद रखना, ये है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, देखिए 0, 2, 4, और मास नंबर 0, 50, 100, 150।
हर आदमी का इसको याद करने का तरीका अलग है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, जैसे आयरन 56, मोलिब्डेनम का फिक्स है 100 एटॉमिक मास याद रखता है। यूरेनियम का 238 हमको याद रहता है। फिर नीचे देखिए हाइड्रोजन के ही डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। फिर इधर देखिए ये 3 कर्व्स, ये जो जिगजैग पोजीशन है 3 है, इनको भी ध्यान रखिए। ये देखिए 3 ये जो कर्व है ना जिगजैग वाले, ये भी ध्यान रखने हैं आपने। तो इस तरीके से कुछ इस ग्राफ में पैरामीटर्स हैं कि देखिए बाइंडिंग एनर्जी धीरे-धीरे बढ़ती है और जो सबसे छोटे होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। फिलहाल जब एंड की तरफ जा रहा है तो भी ये डेविएट करके यहाँ आके भी कम हो जाती है, ठीक है? ये तो रेंजेस कम हो रही हैं। अब आपसे बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम आती है, जो क्वेश्चन आता है, उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्यूशंस में लिखा हुआ है, आपसे बेसिकली इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर जो है इसकी रिफरेंस यानी इसका जो कंक्लूजन क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, देन उन ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं कंक्लूजन, ये पूछा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कह लीजिए फीचर्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले पीक कहाँ पे आता है, A = 4 पे। अब देखो A = 4 का मतलब है यहाँ पर, ये हीलियम में पहला पीक आता है। इसके ऊपर अब ये क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा मास गायब हुआ है उस न्यूक्लियाई को बनने में, तो अब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्ट्रक्चर में ज़्यादा एनर्जी है। तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, ज़्यादा स्टेबिलिटी। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर ज़्यादा एनर्जेटिक होना मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होना, जल्दी रिएक्शन दे जाओगे। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट में क्या है कि ज़्यादा एनर्जी होने से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आप ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी है, इसका भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद रेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम क्या कर रहे हैं, इसके फीचर्स देख रहे हैं या ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। तो पहला हमने बता दिया कि हीलियम का जो है पीक पे होता है, आगे भी है लेकिन फर्स्ट पीक वहाँ पे आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है। फिर अगला जो है कि 0 से लेके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 0 से लेके या लेस देन 30 जब भी होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, और ग्रेटर देन 170 है यानी यहाँ से पार, तो भी ये धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी कम है पर न्यूक्लियॉन, और बाद में भी कम है। बीच में एक रेंज है, ये वाली रेंज, ठीक है, जिसको अक्सर 30 से लेके 170, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा बदलाव नहीं है। एक तो फिक्स हाई वैल्यू है प्लस वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये आपके यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है। किसी का मास नंबर देखो बदलता जा रहा है, ये रेंज ऐसी ही चलती जा रही है, ये रेंज इस तरीके से चलती जा रही है। तो ये पेपर में सवाल आता है। अब आप भले ही इसमें अपने लेवल पे सोचेंगे बदलाव आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट ही नेचर है, यानी यहाँ से लेके 30 से लेके देखो 170 यहाँ कहीं बैठा, इतने रेंज में कोई खास बदलाव नहीं है। तो 3 ऑब्जर्वेशन थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, शुरू में छोटे एटॉमिक मास पे कम वैल्यू है, 30 से छोटा और 170 से बड़े पे भी एटॉमिक मास की वैल्यू, वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। साथ ही साथ बीच की जो रेंज है यानी 30 से लेके 170 के बीच में, उसमें कांस्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। अब है कि इससे हम क्या समझते हैं, कंक्लूजन्स क्या हैं हमारे। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है न्यूक्लियर जो है फोर्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। बीच में जो कांस्टेंसी आई है यानी कि बीच में जो बदलाव नहीं है, उससे पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज है। अभी हमने पहले भी जब पढ़ा था पार्ट 1 में, देखो होता क्या है कि अगर न्यूक्लियॉन्स अंदर फिल होते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स में कुछ न्यूट्रॉन है कुछ प्रोटॉन है। अब बेटा बहुत बड़ा अगर न्यूक्लियाई होगा तो ये बहुत सारे होंगे, लेकिन न्यूक्लियॉन्स का आपस में इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, यानी केवल इतने ही एरिया में, आस-पास वाले में ही वो इंटरेक्शन रखेगा। तो दूर वाले अगर भरते भी जा रहे हैं, यानी बड़ा कोई न्यूक्लियाई आयरन के बाद मैं कह रहा हूँ जो मोलिब्डेनम आया, कोई ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटरेक्शन ही अपने अगल-बगल वाले न्यूट्रॉन से करेगा, वो न्यूक्लियॉन से करेगा, जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। तो बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी में भी कोई ख़ास बदलाव नहीं है। तो जो कांस्टेंसी है, पेपर में आएगा क्वेश्चन कि कांस्टेंसी से क्या समझते हैं आप? तो आपका जवाब होगा कि शॉर्ट रेंज समझते हैं हम कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होती है। फिर अब दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ से जो कंक्लूजन आता है कि जो छोटे न्यूक्लियाई हैं, देखिए आपको डायग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो बेटा छोटे न्यूक्लियाई हैं यानी ये वाले पार्ट, इन ये भी चाहते हैं फॉर स्टेबिलिटी की अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएं, और जो बड़ा न्यूक्लियाई है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, वो भी चाहता है वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाए। अब जब दो छोटे
देखिए यहाँ अलग से डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से यहाँ पे जोड़े गए हैं। अगर 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और किस लिए? ताकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़े, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन में यू आता है और ये बायोलॉजिकल टर्म भी है, वहाँ पे भी फ्यूजन कुछ ऐसा ही होता है कि 2 छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ी बनाती हैं। फ्यूजन में यू आता है, सन के अंदर भी यू आता है और सन में भी ये प्रोसेस होता है, जस्ट एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सिमिलरली यूरेनियम जो हमारा जो बड़ा न्यूक्लियाई ये भी टूट के 2 छोटे में बनता है, इस प्रोसेस को बोल फ्यूजन। और यहाँ पे भी हो क्यों रहा है ये? ताकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़े। अब देखो दोनों ही केस में चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों ही हो किस ले रहे हैं? टू इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बेटा दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सोचना कि इनकी कम थी, हमने जोड़ा कुछ एनर्जी दी होगी, केमिस्ट्री वाला लॉजिक नहीं। ठीक है, उसको बाद में हम समझाएंगे। 2 जुड़ के जब बने तो उसको प्रोसेस को बोला फ्यूजन। एनर्जी इसमें भी रिलीज हुई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, लेकिन जो एनर्जी गई बाहर वो भी इंक्रीज हुई, मतलब वो तो निकलेगी, एनर्जी इनटेक नहीं होगा, यानी एक्सोथर्मिक ही कहेंगे इसे। सिमिलरली फिजन में भी एक बड़ा टूट के 2 छोटे में बना, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपके दोनों कंक्लूजन लिखे हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम मार्किंग स्कीम, ये ऐसे एक जनरलाइज पीपीटी नहीं है। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये मार्किंग स्कीम के हैं, तो आपने इन्हें रोक के लिखना है। आपसे अगर पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में, कर्व के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास नंबर, फर्स्ट राइट फीचर्स ऑब्जर्वेशन, देन राइट कंक्लूजन्स। अब देखिए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं ना, प्लस माइनस के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको कार्बन का आइसोटोप दिया हुआ है, जिसका मास दे रखा है एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियाई है, तो इसका मास न्यूक्लियर मास। इसका प्रोटॉन के इंडिविजुअल मास दिए हैं, आपको बोल रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या होता है? जेड एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास नंबर में से अगर हम z माइनस कर देंगे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, mn लिखा जाएगा, और माइनस जो न्यूक्लियाई है उसका मास। अब बेटा यहाँ पे देखो 12 6, इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे z की जगह पे मैं 6 डालूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखूंगा? 1.007825 प्लस करूंगा a माइनस जेड, यानी 12 माइनस 6 6 ही आएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.008665। ठीक है, और मास जो न्यूक्लियाई का है वो बड़ा सिंपल 12.00, जितने भी जीरोस हैं वो लिख दिए। अब जब आप इन्हें ऐड प्लस माइनस करोगे तो देखो आपको पता चल होगा, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा है, सोच के करना होगा। जब इन दोनों क्वांटिटी करोगे ये भी 12 पॉइंट कुछ है क्वांटिटी आएगी। जैसे अगर हम देखें तो ये आएगी, इसका रिजल्ट आएगा 12.09894, और फिर उधर माइनस 12 पॉइंट जितने भी जीरोस हैं लगा देते। जब इनको आप माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी आई, दिस इज योर मास डिफेक्ट। अब एनर्जी कैसे निकलेगी? हमने पढ़ा था कि इसी वैल्यू के साथ 931.5, अब यहाँ दे नहीं रखा है तो वी कैन यूटिलाइज अवर दिस स्टैंडर्ड वैल्यू। दे रखा होता तो वो इस्तेमाल करते। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करी, हमारा जो रिजल्ट आया वो आ गया 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों करके जाएं। देखें कि इतनी बड़ी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी सी भी अगर गलती करी, वैसे हो जाता है आसानी से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि आपको फिजन फ्यूजन की कोई ऐसी रिएक्शन आएगी, जनरल रिएक्शन भी आएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनिशियल यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं उनके अलग अलग नाम भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन हो सकती है, बट आपको मास डिफरेंस, मास भी किसका? न्यूक्लियाई का। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें अल्फा पार्टिकल निकला और आपसे पूछा कितनी एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। तो आपके पास सारे न्यूक्लियाई के मासेस दे रखे हैं। अब डेल्टा मास डिफेक्ट का वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा। मास डिफेक्ट है क्या? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में भी आप कर सकते हैं जो डिफरेंस है मास का, और फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर दो 931 से, तो वो भी आपको रिजल्ट देगा एनर्जी रिलीज होने का। तो देखो यहाँ पे इनिशियल साइड में इसको हम बोल रहे हैं पेरेंट न्यूक्लियाइज, जो राइट साइड में आप क्या है, ये है डॉटर न्यूक्लियाई। दोबारा वैसे ही लिखा है कि कार्बन 2 थे तो उनका मास ऐड करेंगे, इधर से रिएक्टेंट में क्या निकला आपका? नियॉन और हीलियम, तो इसको ऐसे लिखा, इसके मास का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गए। अब बेटा जब इस मतलब इसमें से इसका मास माइनस कर रहे हैं
अब हमें मास कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में वैल्यूज लिखनी है। ये है 12 और ये 2 क्वांटिटीज हैं, तो 12 कितना हो जाएगा 24, 24.000 ऐसे, माइनस क्या करेंगे, इसका है 19.992439 और इधर माइनस करेंगे 4.002603। अब देखो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, बेटा हमेशा ध्यान रखना सीबीएसई एग्जामिनेशन में फॉर्मूला लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे लिखा कि आपका को पता चले कि जरूर मास जो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, जब वो नॉर्मली न्यूक्लियॉन्स के अंदर है तो उसको मास डिफेक्ट नाम बोल देंगे और उसकी डेफिनेशन है एक, वरना जनरली मास डिफरेंस तो है ही हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो देखो कितना आ रहा है डेल्टा एम, जब 24 ये 19 और ये 4 दोबारा 24 के आसपास है, तो रिजल्ट ये देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने। जब ये दोबारा डेल्टा एम आया टू कन्वर्ट इट इन एनर्जी, इससे 931.5 से मल्टीप्लाई करो, अगेन हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया 4.618377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैसे इन बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके साथ ही ध्यान जो रखने की चीजें हैं वो है इसमें मेजरली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप ये बेसिक ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके साथ देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ऐसे जनरली बता देता हूँ कि एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, अब दोबारा आया कि एक आपको रिएक्शन दे रखी है, लेकिन इस बार रिएक्शन स्टेटमेंट वाइज है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए ड्यूट्रॉन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। तो ड्यूट्रॉन क्या, हाइड्रोजन का आइसोटोप। अब हाइड्रोजन का आइसोटोप किस में टूटेगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में। क्यों टूटेगा, क्योंकि उसने रिएक्शन बता रखा है कि ड्यूट्रॉन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता रखा है। अब इसमें भी क्या करेंगे भाई, इसका मास माइनस इन दोनों का मास, तो देखो कर रखा है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ये जो सॉल्यूशन है डायरेक्ट फ्रॉम मार्किंग स्कीम है, आई होप ये विजिबल होगा। इसके साथ आप ध्यान से देखो कि क्या कर रखा है, 2 पॉइंट ये जो वैल्यू है इसे रखा और इन दोनों को माइनस किया। अगेन माइनस की ही बात है सारी, ये आया 2 में से जो क्वांटिटी माइनस हुई ये माइनस में ही आ गई, यानी नेगेटिव में ही आ गई। अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करी, वही जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी, टू कन्वर्ट इट इन एनर्जी 931.5। तो इस बार टोटल जो एनर्जी आई वो आई माइनस का 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मास डिफेक्ट की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी माइनस में आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपकी ये एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड, प्लस में आए तो रिलीज हुई है। तो इतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी ये काम करने के लिए। यानी इन शॉर्ट ये जो ड्यूट्रॉन है इसको अगर तोड़ना है ताकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अलग दिखे, तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ के होंगे। अब हम अपना जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।